आज हम JEE में जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और जो स्ट्रेट लाइन टॉपिक है इसको रिवाइज करेंगे। और मैं इस रिवीजन में मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो प्रीवियस JEE में AIEEE में किसी में भी पूछे गए हों, वो क्वेश्चंस लेते जाऊँगा और उसी क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसमें कंसेप्ट भी रिवाइज कराते जाऊँगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब इंटीग्रल पॉइंट है कि उसमें जैसे कि हम कोई भी पॉइंट जो है x, y के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये जो x है और ये जो y है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। आपको बोला एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 0 0 0 21 एंड 21 0 इज। आपको बेसिकली मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। हम कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या है कि उसका ग्राफ बना लीजिए या फिर ग्राफ आपके दिमाग में बनना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो जाए। अब ये ट्रायंगल इस टाइप का है, क्यों? क्योंकि देखिए 0 0 इज वन ऑफ द पॉइंट, दैट मीन्स ओरिजिन। तो इस ट्रायंगल का एक पॉइंट हो गया 0 0, फिर 0 एंड 21 मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हम 0 एंड 21 एज्यूम कर लेते हैं एंड 21 0 मतलब ये जो है x एक्सिस पे लाई करता है। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगी तो उसमें जो y कंपोनेंट है वो 0 होगा, y एक्सिस में कोई पॉइंट लाई करेगी तो उसका x कंपोनेंट जो है 0 होगा। तो ये हमने देख लिया, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब आपको बोला है कि इस ट्रायंगल के विद इन वो सारे पॉइंट आपको बताने हैं जो आपको इंटीजर मिलना चाहिए, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 है ना, 5, 4, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस जो है बताने हैं, इस टाइप के आपको सारे पॉइंट्स जो है निकालने हैं कि कितने होंगे। तो ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पॉइंट 21, 0 है मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके यहाँ तक दिस हैज टू बी 21। इसमें जो x वाला पोर्शन होता है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। सिमिलरली इस पॉइंट में जो y वाला पोर्शन होता है दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है दिस हैज टू बी 21। दैट मीन्स ये जो 21 है इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट और ये जो 21 है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब दूसरी चीज आपको ये 4 ऑप्शन दिया 133, 190, 233 एंड 105, ठीक है ना। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें ये इंटरसेप्ट तो हमने देख लिया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको बता दूं, कभी कोई भी स्ट्रेट लाइन के हमें अलग अलग तरीके से जो इक्वेशन निकालने होते हैं तो इक्वेशन में एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म सिंपल सी बात कहता है, अगर ये इंटरसेप्ट A है, अगर ये इंटरसेप्ट B है देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दिया ये जो स्ट्रेट लाइन है इस ट्रायंगल का जो ये थर्ड साइड है जो हाइपोटेन्यूज हम बोल सकते हैं, इस लाइन के इक्वेशन x अपॉन 21 एंड y अपॉन 21 इज इक्वल टू 1 ये हमें मिलना चाहिए। दैट मीन्स हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 21 हम क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। ये मुझे इक्वेशन मिल गई इस लाइन की। अब मुझे इसमें मैं क्या करूंगा, कंडीशन बना लूंगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, सबसे पहली कंडीशन तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। दूसरी चीज ये जो x है 0 के पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन x जो है 21 के पीछे होना चाहिए, मतलब x इज लेस देन 21, जिसको हम कंबाइन करेंगे तो 0 लेस देन x लेस देन 21 ये होना चाहिए, है ना। क्योंकि x जो है ये दो नंबर्स के बीच में कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि आपको बोला इस ट्राइंगल के अंदर के इंटीग्रल वैल्यूज, तो ऑब्वियसली 22 हो गया तो वो तो ट्राइंगल के बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली -1 हो गया, इंटीजर तो है लेकिन वो अगेन ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। इसी तरह से y में भी अगर हम देखेंगे तो y जो है वो y कंपोनेंट ग्रेटर देन 0 लेकिन y लेस देन 21, तो बेसिकली 0 लेस देन y लेस देन 21। तो ये हमने कंडीशन बना ली। अब आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, वो तो हो गई इस हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन। और मैं इस x के बजाय एक काम करता हूँ, इसको h और k ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने इस ट्रायंगल के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया h, k और मुझे बताना है कि इस ट्रायंगल के अंदर ऐसे कितने पॉइंट है जिसमें ये h और k दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो मैंने इतना समझ लिया, h यहाँ पे क्या है, x कंपोनेंट,
तो x कंपोनेंट जो है 0 और 21 के बीच में हो सकता है, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से पीछे नहीं हो सकता। सिमिलरली k जो है वो भी 0 और 21 के बीच में ही होना चाहिए। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। दैट मीन्स h और k, अगर मैं इस x और y की जगह h और k पुट करूं तो h और k मस्ट बी लेस देन 21। ये जो h और k दो पॉइंट्स हैं, इनका सम जो है इस 21 से कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जैक्टली 21 आ गया वो इस ट्रायंगल के ऊपर लाई करेगा और हमें ट्रायंगल के अंदर के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने हैं। अब ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा, h प्लस के हैज टू बी लेस देन 21। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा h जो है 0 और 21 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं h इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, मुझे इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, और h कहाँ पे है इसमें, x एक्सिस के ऊपर, k कहाँ पे है इसमें, y एक्सिस के ऊपर। अब h जो है इसमें क्या क्या नंबर्स ले सकता है, देखिए इंटीजर की ही हम बात कर रहे हैं, तो 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 4 5 6 7 18 19 20, 21 नहीं ले सकता क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा, लेकिन 20 तक ले सकता है। मतलब h जो है 1 से लेके 20 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली k जो है वो भी 1 से लेके 20 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि h और k जो है ये 21 से कम होना चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, h इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो k हमें कितना मिल जाएगा, k हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 अप टिल 19 पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, हम 19 तक पुट कर सकते हैं, ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि द मोमेंट हम k की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो मेरे पास h है 1 और k है 20, दोनों का सम हो जाएगा 21, और मुझे h और k जो है 21 से कम चाहिए, मतलब इस लाइन के अंदर चाहिए, इस लाइन के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था इनसाइड द ट्राइंगल कितने इंटीजर पॉइंट्स हैं। तो हमने h इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 से लेके 19 तक पुट की। अच्छा, अब h इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करेंगे तो k की वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टिल 18 पुट कर सकते हैं। बिकॉज 18 क्यों, क्योंकि देखिए 18 एंड 2 बिकम्स 20, द मोमेंट मैं 19 पुट करूंगा 21 हो जाएगा। बात समझ में आई। h मैंने 2 पुट किया हुआ है, और देखिए 2 के साथ में 1 पुट कर सकता हूँ, 2 के साथ में 2, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, ऐसे करते 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 2 के साथ में जैसे ही मैं 18 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 20, और जैसे ही 19 पुट करूंगा 21, वो एकदम ट्रायंगल के लाइन के ऊपर आ जाएगा जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, और मुझे उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला है इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर की कोई भी पॉइंट में नहीं ले सकता। तो ये हो गया। सिमिलरली h इज इक्वल टू 3 अगर मैं पुट करूंगा तो k मुझे जो है 1 से लेके 18 के बजाय अब एक नंबर कम 17 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हम बढ़ते रहेंगे। जब h इज इक्वल टू हम 4 पुट करेंगे तो k मुझे 1 2 अप टिल 16 मिलेगा, बिकॉज 16 प्लस 4 इज 20। अब मैं इसी प्रोसेस में अगर आगे बढ़ते रहूं तो मैं h की फाइनल वैल्यू क्या डालूंगा, h जो है 20 तक जा सकता है, तो हाँ 1 से लेके 20 तक जा सकता है, लेकिन देखिए 20 पुट करूंगा तो k की वैल्यू 121 है ना। दैट मीन्स मैं h जो है वो 20 भी पुट नहीं कर सकता, h की वैल्यू सिर्फ मैं 19 तक ही पुट कर सकता हूं। क्यों, देखिए अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो h जो है 1 से 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन h और k कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं h की वैल्यू 20 पुट करता हूं, ठीक है ना, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 तो होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पुट करेंगे वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, और हमें इस लाइन के ऊपर की कोई भी पॉइंट नहीं लेनी है ना, या इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं लेनी है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं लेनी है, तो 0 पुट नहीं कर सकता। 1 एंड 20 इज 21, वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स मैं h की लास्ट वैल्यू 19 पुट कर सकता हूं, और k मुझे जो है सिर्फ 1 मिलेगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए h जब मैंने 1 पुट किया था तो 1 से लेके 19 तक मैं वैल्यू पुट कर सकता था। जब h मैंने 2 पुट किया तो 1 से लेके 18, 3 पुट किया 1 से लेके 17, 4 पुट किया 1 से लेके 16, 5 पुट करूंगा 1 से लेके 15, ऐसे ही जब h को मैंने 19 पुट किया तो सिर्फ 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 1 से लेके 19, टोटल मेरे पास 19 पॉइंट्स हो गए। 1 से लेके 18, टोटल मेरे पास 18 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 19 पॉइंट्स, 19 पॉइंट बात समझ में आई, मतलब h 1 है, ठीक है, h यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 है, और
y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मुझे ये इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली 2 के साथ, 3 के साथ एंड सो ऑन। तो 19 पॉइंट, यहाँ पे 18 पॉइंट, यहाँ पे 17 पॉइंट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 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 कहाँ तक, लास्ट में मुझे जब h 19 है तो k इज 1, मतलब मुझे 1 पॉइंट तक ऐड करना है। 19 से लेके 1 पॉइंट तक मुझे मिलेंगे। यह है फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर का सम। मुझे मालूम है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो मैं इसको लिख लूंगा 19 इंटू 19 प्लस 1 यानी कि 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा 190। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला a ray of light along x plus root 3y is equal to root 3 gets reflected upon reaching the x axis. The equation of the reflected ray is, अब देखिए आपको बोला क्या है, ये x axis है मान लीजिए, और let's say this is any line, और इस लाइन की इक्वेशन है x plus root 3y is equal to root 3। आपको बोला है कि जैसे ही x axis पे पहुंचता है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन रिफ्लेक्ट हुई है या जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, मुझे इसकी इक्वेशन ये निकालनी है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए हमने क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या क्या पढ़े हैं, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा हुआ है। तो मुझे या तो 2 पॉइंट चाहिए, या तो इंटरसेप्ट चाहिए, या स्लोप इंटरसेप्ट चाहिए, या स्लोप एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई 2 वैल्यूज चाहिए जिससे मैं इस लाइन की इक्वेशन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी मैं इक्वेशन निकाल सकूं। अब एक काम करते हैं कि पहले हम पॉइंट्स, देखिए पॉइंट निकालना इस इक्वेशन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये चेक करता हूँ कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। अब देखिए मुझे मालूम है एक्स एक्सिस में वाई कॉम्पोनेंट इज 0 एंड वाई एक्सिस में एक्स कॉम्पोनेंट इज 0। तो जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y कितना मिल जाता है, देखिए ये 0 पुट कर दिया, √3y इज इक्वल टू √3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, जब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो मुझे x इज इक्वल टू √3 मिल जाएगा। दैट मीन्स √3 एंड 0, ये जो पॉइंट है ये कितना बन गया, √3 एंड 0। और अगर ये y एक्सिस है तो ये लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0,1 पे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मुझे ये जो लाइन निकालनी है, ये जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इसमें एक पॉइंट तो मिल गया √3 एंड 0। अब मुझे इसमें से कोई एक दूसरी चीज चाहिए, या तो मुझे इसका स्लोप चाहिए या तो इसमें कोई और पॉइंट चाहिए। अब देखिए वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस रे को जब मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूं तो देखिए ये एक्स एक्सिस यहां पे क्या बोला है, एक मिरर का काम कर रहा है, क्योंकि इस एक्स एक्सिस से ये लाइन रिफ्लेक्ट हुई है। दैट मीन्स इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्स एक्सिस के जितनी ऊपर इसने वाई एक्सिस को कट किया है उतना ही नीचे भी ये वाई एक्सिस को कट करेगा। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट व्हेन एक्स एक्सिस एक्ट्स एज अ मिरर, तो उसमें हम करते क्या है, सिर्फ वाई कंपोनेंट का साइन चेंज करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 0,-1। ठीक है, आप ध्यान रखिए रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, लेट्स से ये a, b है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस अगर मिरर का काम कर रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप सिर्फ x एक्सिस, आप x कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ y कंपोनेंट अपना साइन चेंज करेगा। द सेम इज विथ y एक्सिस। अगर y एक्सिस होता, जैसे मान लीजिए y एक्सिस है एंड दिस इज एनी पॉइंट लेट्स से a, b, और आपको बोला है कि y एक्सिस जो है एक मिरर की तरह काम कर रहा है, तो फिर जैसे कि x एक्सिस में क्या हुआ था, y ने साइन चेंज किया था, y में क्या होगा, x एक्सिस साइन चेंज करेगा, y एज इट इज रहेगा। तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, -a एंड b, और लेकिन जब हम x एक्सिस में लेते हैं तो a, -b हो जाएगी। दैट मीन्स x विल नॉट चेंज बट द y कंपोनेंट विल चेंज। ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्शन निकाल लिया एंड ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, इस रे ऑफ लाइट के ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, 2 पॉइंट फॉर्म कहता है कि अगर कोई एक लाइन है और वो 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 से पास करता है,
then the equation of line is y minus y1 is equal to y2 minus y1, x2 minus x1 and x minus x1. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, मैं किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी को भी x2 y2 लेके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेता हूँ. तो सपोज दिस इज x1 y1 एंड लेट्स से दिस इज x2 y2. तो फिर फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. तो हमें मिल जाएगा ठीक है, ये आ गया. अब मैं देख लेता हूं, ये हो जाएगा √3y प्लस √3. इसको अब हम देखते हैं यहाँ पे √3y लास्ट ऑप्शन क्या था, √3y इज इक्वल टू x माइनस 1. ठीक है, तो ये हो गया आपका √3y प्लस √3. अब इसको मैं कंपेयर करता हूं कि ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने उस √3 को क्या किया, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया बस. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं. आपको बोला इफ द लाइन 2x प्लस y इक्वल्स टू k passes through the point which divides the line segment joining the points 1,1 and 2,4 in the ratio of 3:2 then k is equal to. अब देखिए इसमें बोला क्या है, आप देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे ज्योमेट्री में हम करते हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट आप उसका जो डायग्राम है वो या तो बना लीजिए या तो आपके दिमाग में है ना, या तो इतनी प्रैक्टिस हो कि वो डायग्राम जो है आपके माइंड में बन जाए ताकि आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं. अभी आपको बोला है कि ये लाइन है, ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है जो इस लाइन सेगमेंट को, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है 1,1 और 2,4. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया. और आपको बोला है कि ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है. लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट P, तो वो लाइन जो है वो इस पॉइंट P से पास हो रहा है. ठीक है, एंड इस लाइन के इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू k. अब आपको बोला है कि ये लाइन जो है वो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो फिर k की वैल्यू कितनी होगी. तो देखिए ये जो पॉइंट P हमने यहाँ पे बनाया, इस पॉइंट P के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो मुझे इस P की वैल्यू को निकालना है. अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से x1 एंड y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से x2 एंड y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये कोई भी एक पॉइंट है P एंड इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, एंड लेट्स से ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है. तो फिर ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये हम ऐसे समझेंगे m इधर चला गया, n इधर चला गया. ठीक है, mx2 nx1 और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम. सिमिलरली y हो जाएगा my2 ny1 अपॉन m प्लस n. my2 ny1 m प्लस n. y में y, x में x. ठीक है, m जो है उस तरफ जाएगा, n जो है इस तरफ जाएगा. बस ये सिंपल रूल याद रखना है. नाउ दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन. ठीक है, जब भी हम इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, इंटरनल डिवीजन मतलब वो जो पॉइंट है जो इसको जिस भी गिवन रेशियो में m/n में डिवाइड कर रहा है, वो जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं, इस लाइन के विद इन ही कहीं ना कहीं लाई करता है. एंड व्हेन एक्सटर्नल डिवीजन मतलब वो पॉइंट जो है समवेयर आउटसाइड लाई करता है और वो m/n में डिवाइड करता है. उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सारा कुछ यही रहेगा, बस ये बीच में जो प्लस साइन है इसको आप माइनस कर देंगे, बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहेगा. कंसेप्ट वही एक्सटर्नल डिवीजन में भी m इस तरफ जाएगा, n इस तरफ आएगा. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया. अब देखिए यहाँ पे 3:2 बोला है, तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको इंटरनल डिवीजन अज्यूम करके चलूंगा, और वो एक्सटर्नल डिवीजन में जो है रेशियो हमें जनरली नेगेटिव मिलता है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे और ये जो पॉइंट P है इसको हम निकालते हैं.
तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, अगर इसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x, y हैं, देन दिस x कैन बी गिवन एज, है ना, ये 3 जो है इधर जाएगा, 2 जो है इधर जाएगा, तो 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 1 इज 2, है ना। ध्यान रखना है अभी हम x निकाल रहे हैं तो x को x के साथ ही इंटू करना है, यानी 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2, है ना। सिमिलरली y हो जाएगा 3 इंटू 4, है ना, ये 3 जो है 4 के साथ, 3 4 ज़ा 12, 2 इंटू 1 इज अगेन 2 और नीचे 5 एज इट इज आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 7 अपॉन 5, सॉरी 8 अपॉन 5 एंड 14 अपॉन 5। ये पॉइंट मुझे मिल गए। नाउ ये किसके कोऑर्डिनेट है, इस p के कोऑर्डिनेट। अब ये p के कोऑर्डिनेट जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू k, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू k, है ना। मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, मैंने x की जगह क्या किया, x वाली वैल्यू यानी कि 8 अपॉन 5 पुट कर दिया, y की जगह क्या किया, 14 अपॉन 5 पुट कर दिया। तो ये जो है मुझे क्या मिलना चाहिए, k की वैल्यू मिलनी चाहिए। 2 8 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 5 एंड 14 अपॉन 5। नीचे सेम है तो ऊपर हम ऐड कर लेते हैं, 16 14 इज 30 अपॉन 5, 5 6 ज़ा 30, तो ये मुझे 6 मिल गया एंड C ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बोला है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में 10 पॉइंट है, आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर। इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, देन ये हमको 4 कंडीशंस दी हुई हैं। अब देखिए आपको बोला है कि एक प्लेन में 10 पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सपोज, ठीक है। अच्छा, इन 10 पॉइंट में लेट्स से हमें बोला है कि 6 आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, बाकी जो है रैंडम है, ठीक है ना, एक लाइन में नहीं है, मतलब 3 पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं है। अब आपको बोला है कि इससे कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए मुझे चाहिए क्या, कोई भी 3 पॉइंट मैंने लिया और उसको ज्वाइन कर दिया, ये एक ट्रायंगल बन गया। कोई भी 3 पॉइंट लिया, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। कोई भी 3 पॉइंट लिया, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। अब जरूरी नहीं है मैं इसको और इसको लेके भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब रैंडमली मैं ऐसे कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ, टोटल कितने ट्रायंगल होंगे वो आपको पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो कोलिनियर है इसमें मैं कोई भी 3 पॉइंट लेता हूँ, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है। जबकि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उसको जब मैं लेता हूँ तो, है ना, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उसको जब मैं लेता हूँ तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये हमने देखा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए बहुत सिंपल है, ये देखने में बड़ा हो सकता है कि मुश्किल लगे लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए ये ज्योमेट्री एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया हुआ है यहाँ पे। अब आपको बेसिकली 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड लेट्स से हमें कोई भी चीज़ नहीं बोली होती कि कोई भी पॉइंट इसमें कोलिनियर नहीं है, जैसे अभी तो बोला 6 आर कोलिनियर, थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि इसमें सारे के सारे पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है, तो कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे। अब अगर ये सारे के सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो मुझे 10 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ करना पड़ेगा। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्यों, ठीक है, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन को हमने बोला अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन को हमने बोला ग्रुप, है ना, सिलेक्शन या चॉइस। अब देखिए कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फ़र्क है, ए बी और बी ए दे आर डिफरेंट अरेंजमेंट। परमुटेशन के हिसाब से ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए बी एंड बी ए आर द सेम थिंग, ठीक है ना। अब जैसे कि ये 2 पॉइंट है, ये ए है ये बी है, अब मैं ए को बी से जोड़ूं या बी को ए से जोड़ूं, ये वही सेम लाइन ही बन रहा है, ठीक है, एक ही लाइन बनेगी। दो ए और बी को जोड़ने से आप चाहे ए से बी तक लाइन खींचो या बी से ए तक लाइन खींचो, आपका जो लाइन है वही बनना है ए बी, ठीक है। लेकिन परमुटेशन में ए बी एक अलग चीज़ है, बी ए एक अलग चीज़ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाना है। तो देखो आप ए बी सी में पहले सी से ए से बी जाते हो या बी से सी से ए जाते हो या बी से ए से सी जाते हो, इट रियली डजंट मैटर, आपके पास वही ट्रायंगल ए बी सी बनना है। तो दैट मीन्स ये जो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये किसका क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन का एंड नॉट परमुटेशन का। इतना तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद 10C3 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं बोला होता। लेकिन इसमें से अब मुझे क्या करना है, वो सारे
केसेस हटाने हैं जो ट्रायंगल नहीं फॉर्म हुए। अब देखिए 6 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब 6C3 ये वो नंबर ऑफ ट्रायंगल है जो इन कोलिन, मतलब ये 6 पॉइंट मेरे पास हैं और ये एक ही लाइन में है, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं ये 6 पॉइंट को आपस में कैसे जोड़ सकता हूं, है ना, 1 2 and 3, है ना। तो अब एक ही लाइन में है तो ये मेरे पास ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी 6 पॉइंट को एक साथ जोड़ने की, तो 6C3 होंगी। तो इसमें से ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते अगर कोई भी कोलिनियर नहीं होता, ये वो नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें हमारे ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये दोनों मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। अब ये 10C3 कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो याद है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट आपको फटाफट बता दें, और फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके n तक जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 7, तो मैं 7 का अगला नंबर 8 9 एंड 10 लिख लेता हूं, और नीचे 3 2 एंड 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 3 जा 9 2 4 जा 8 4 3 जा 12 एंड 10 120। 6 को हम लिख लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 को हम हटा देते हैं, 3 हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो 120 माइनस 20 ये हमें 100 मिल गया। ये तो मुझे पूरा परफेक्ट नंबर मिल रहा है 100, लेकिन यहाँ पे तो मुझे इन इक्वेशंस दिए हुए। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी 100 आ रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी हम लगा देते हैं। अच्छा, अब हाँ, ये क्वेश्चन में जो है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे इक्वालिटी लगा, मेरे हाथ से रब हो गया होगा शायद, या मैं लिखना भूल गया होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 100 इज लेस देन, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वालिटी तो लगा नहीं है, 100 इज लेस देन, लेकिन मुझे एग्जैक्टली 100 मिल रहा है, ये तो रूल आउट हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में 100 है जरूर, लेकिन n जो है इक्वल टू 190 बोल दिया, तो ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, ये तो साफ साफ इनवैलिड है 190 के ऊपर। यहाँ पे n या तो 100 से छोटा होगा या तो एग्जैक्टली 100 होगा, ये एक ही केस है जहाँ पे बोला है n इज इक्वल टू 100 और लेस देन 100, तो मैं इनइक्वालिटी को छोड़ूं, इक्वालिटी को लेके चलूं, तो ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला इफ a 2, -3 एंड b -2, 1 आर 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसका डायग्राम बनाते जाते हैं। ये कोई भी एक ट्रायंगल है और इसके 2 वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं, क्या, 2 and -3, एंड दूसरा वर्टेक्स हमें दिया हुआ है -2 and 1। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, एंड ऑफ अ ट्रायंगल एंड द थर्ड वर्टेक्स मूव्स ऑन द लाइन दिस। ठीक है, ये जो एक लाइन है, मान लीजिए सपोज दिस इज एनी लाइन, ये कोई भी एक लाइन है और इस लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 9। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और आपको बोला है कि इसका जो तीसरा वर्टेक्स है वो फिक्स नहीं है, लेकिन वो मूव कर रहा है, मतलब वो इस लाइन में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो ये पॉइंट हो तो फिर ये इसको और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया। अगर वो यहाँ पे है थर्ड पॉइंट, तो इसको और इसको हमने, दैट मीन्स द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली मूविंग। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट इज मूविंग ऑन दिस लाइन। आपको बोला देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। अब देखिए लोकस यहाँ पे इसका मतलब आपको मालूम है, लोकस इज बेसिकली, इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सम गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड देखिए, क्योंकि ये ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है फिक्स नहीं है, अब जैसे जैसे ट्राइंगल मूव होगा उसका जो सेंट्रॉइड है वो मूव होते जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका सेंट्रॉइड मूव हो रहा है, तो उस सेंट्रॉइड की लोकस माना उस सेंट्रॉइड का मुझे बेसिकली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं इक्वेशन निकालो सेंट्रॉइड। ठीक है ना, अब सेंट्रॉइड का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो इसको हम करेंगे कैसे। अभी देखिए इस मूविंग पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और हम बस ये मान के चलते हैं कि इसका जो थर्ड पॉइंट है वो सम a, b है। ठीक है, इसके सेंट्रॉइड को हम h, k अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड इज लेट्स से h, k एंड थर्ड वर्टेक्स इज लेट्स से a, b, ये मैंने अज्यूम किया। अब यहां पे मुझे ये सेंट्रॉइड क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड क्या है आपको मैं जस्ट बता दूं
कि ये सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का मैं मीडियन बनाता हूँ ना। व्हाट इज मीडियन? मीडियन जो है इसके जो ऑपोजिट साइड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन, है ना। ट्रायंगल में कई सारी चीजें होती हैं, मीडियन होता है, ऑल्टीट्यूड होता है एंड सो ऑन। तो अभी हम सिर्फ सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं। मीडियन मतलब जो इसके ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक ट्रायंगल के 3 मीडियन हो सकते हैं, जो इसके 3 साइड्स को, मतलब इस मीडियन है इसके ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में, इस मीडियन है इस साइड को दो इक्वल पार्ट में, और इस मीडियन है इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये तीनों जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना। सेंट्रॉइड जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है कि वो जो इस मीडियन है उसको हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया व्हाट इज सेंट्रॉइड, आपको बताया मैंने। दूसरी चीज वो ये कि जो किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला है, हमें सेंट्रॉइड की पोजीशन अगर निकालनी है तो वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये इसके सेंट्रॉइड की पोजीशन होती है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसके सेंट्रॉइड को निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो बेसिकली दिस h हैज टू बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 प्लस a होल अपॉन 3, ठीक है। 2 and 2 कैंसल, a अपॉन 3। अच्छा, k कितना होना चाहिए? -3 प्लस 1 प्लस b अपॉन 3 विच इज -2 प्लस b अपॉन 3। ये हमें k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h इज इक्वल टू a अपॉन 3 है, इसका मतलब 3 को यहाँ क्रॉस करेंगे, a हो जाएगा हमारा 3h, a की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू -2 प्लस b, दैट मीन्स b इज 3k प्लस 2, ठीक है। a और b की हमें वैल्यू मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जो a और b की वैल्यू मुझे मिली है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। और वो मुझे क्या मिल जाएगा? वो मुझे मिल जाएगा लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। देखिए क्या किया हमने, 2x प्लस, हमारे पास इक्वेशन थी 3y इज इक्वल टू 9, मैंने यहाँ पे x की जगह a, और a मैंने कितना निकाला? 3h, तो मैं इसको लिख लूंगा 2 टाइम्स 3h एंड 3 टाइम्स, इंस्टेड ऑफ y मैं लिख लूंगा, हाँ, y की जगह b की वैल्यू डालनी है। b है क्या? 3k प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 3 is 6h एंड 3 3 is 9k, 3 2 is 6 इज इक्वल टू 9। शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 6h प्लस 3, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 3 2 is 6, 3 3 is 9 इज इक्वल टू 1। 2k प्लस 3k, सॉरी 2h, I'm sorry, 2h and 3k equals to 1, 2h and 3k is equal to 1। ये क्या है? अब देखिए h और k क्या थे? h और k जो है इसके सेंट्रॉइड के पोजीशन थे, है ना। तो अब इस h और k को मैं x और y से रिप्लेस कर देता हूँ, तो बेसिकली 2x and 3y is equal to 1, 2x and 3y is equal to 1, 2x and 3y is equal to 1। देखिए ये b वाला ऑप्शन है। तो सेंट्रॉइड का जो लोकस है वो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, विच इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन मूव करते जाएगा इसका सेंट्रॉइड भी आगे पीछे मूव होगा, ठीक है। तो हमने किया यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात, सेंट्रॉइड को मैंने कुछ h and k एज्यूम किया, जो थर्ड वर्टेक्स है उसको सम a and b एज्यूम किया। अब आपने करना क्या है, क्योंकि मुझे लोकस ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है तो मुझे जो फाइनल इक्वेशन फॉर्म करनी है, अब देखिए मुझे इक्वेशन तो यही मालूम है, तो यहाँ पे मैं a और b डालूंगा, बट इस a और b को मैं h और k के फॉर्म में डालूंगा। जैसे a को मैंने 3h, b को मैंने 3k प्लस 2 ऐसे पुट किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए h और k सेंट्रॉइड की पोजीशन है, तो मुझे सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में जो है ये इक्वेशन मिलेगा, h और k के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, वही हमारे सेंट्रॉइड का इक्वेशन होगा, यही हमारा लोकस है।